गाइस, वेलकम टू बीसीजी एजुकेशन। दिस इज मास्टर की रिवीजन एंड आज हम देखने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। शुरू करते हैं। देखो, कार्बन की हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप नंबर 14 में लाइक करता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करती हूँ सो इट इज़ 2,4। ठीक है। अर्थ की क्रस्ट पे कार्बन जो है वो 0.02% बाय मास है और जो अर्थ के एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 0.03% बाय वॉल्यूम कार्बन आपका एग्जिस्ट करता है। अब देखो, परसेंटेज दिखने में काफ़ी मेयर लग रही होगी बट स्टिल दिस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हम कार्बन का एक पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसकी इतनी तो इम्पोर्टेंस होगी समाज में कि इसके लिए एक पूरा 10th में चैप्टर दे दिया हमने। ठीक है। अब ये जो परसेंटेज है 0.02 0.03 ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं बहुत सी बार डायरेक्टली, तो तुम पढ़ लेना। ठीक है। एलोट्रॉफी की बात करते हैं। एलोट्रॉफी अगेन काफ़ी ज़्यादा इसकी डिफाइन पूछी जाती है, सो यू मस्ट रिमेंबर इट। देखो, एलोट्रॉफी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म। देखो, यहाँ पे समझना, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है। कार्बन एक एलिमेंट है, उसकी एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि वो मोर देन वन फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि वो मोर देन वन फिजिकल फॉर्म में आपको दिखेगा। जैसे कि कार्बन है तो ग्रेफाइट वो भी कार्बन से बना हुआ है, डायमंड वो भी कार्बन से बना हुआ है, कोल कार्बन से बना हुआ है, कोक कार्बन से बना हुआ है। तो मोर देन वन फिजिकल फॉर्म है। एलिमेंट एक ही है सबके अंदर कार्बन, पर उसका फिजिकल फॉर्म क्या है? मोर देन वन है ना। जैसे गोल्ड का तो एक ही है कि हाँ भैया सोना, पर यहाँ पे कार्बन की मल्टीपल क्या है? फिजिकल फॉर्म है। अब जो फिजिकल फॉर्म्स हैं इसकी अलग अलग, जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, फुलरीन हो गया, कोक हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है क्योंकि इनका कंपोजिशन तो सेम है। ओवरऑल कार्बन से ही तो बने हैं। कंपोजिशन का मतलब क्या है? यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन की ये बात कर रहा है कि इनका केमिकल कंपोजिशन तो सेम है, सारे के सारे कार्बन से ही बने हुए हैं, बट इनका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, फिजिकल जो इनका बिहेवियर है वो अलग है। इट इज़ नॉट सेम, दे आर नॉट हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि अलाइनमेंट ऑफ कार्बन एटम हर जगह अलग अलग है। कहने का मतलब कहीं कहीं क्या होगा कि कार्बन कार्बन के ऐसे 3 बॉन्ड बन रहे होंगे, या कहीं कहीं ऐसा होगा कि कार्बन कार्बन जो है वो एक आप क्या कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, कहीं कहीं कार्बन आपका कोई क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से कार्बन एटम अलाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ। अब उसके बाद बात करते हैं एलोट्रॉफी के टाइप्स की। तो देखो, 2 टाइप की एलोट्रॉफी देखने को मिलती है, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन मतलब क्या? डेफिनाइट अरेंजमेंट है एटम का, कोई 2D शेप है, कोई 3D शेप है, कोई डेफिनेट अरेंजमेंट है, आपको उसी अरेंजमेंट में वो देखने को मिलेंगे। बट अमॉर्फस क्या होता है? जहाँ पे कोई डेफिनेट अरेंजमेंट ही नहीं है एटम्स का, किसी भी तरीके से वो अरेंज हो सकते हैं, है ना। प्लस ये क्या होते हैं? ये रिजिड होते हैं। ये रिजिड बिल्कुल भी नहीं होते। कोल देखा है, हाथ में तुम लोगे तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, लाइक दे आर नॉट रिजिड, है ना जी। प्लस इनमें अरेंजमेंट भी नहीं होता है एटम का फिक्स, कैसे भी अरेंज होते हैं। तो कोक एंड कोल अमॉर्फस का एग्जाम्पल हो गया। क्रिस्टलाइन की अगर मैं बात करती हूँ, सो वी हैव 3 एग्जाम्पल्स फॉर द क्रिस्टलाइन, बकमिंस्टर फुलरीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायमंड एंड ग्रेफाइट, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन काफ़ी ज़्यादा पूछता है। बकमिंस्टर फुलरीन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, फिर भी देख लेते हैं। ये 1985 में डिस्कवर हुआ था। फुटबॉल जैसा इसका स्ट्रक्चर है, 60 कार्बन एटम्स इसके अंदर होते हैं, है ना। ये जो बकमिंस्टर फुलरीन है इसके अंदर 60 कार्बन एटम्स होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स इसके होते हैं, जैसे कि C78 C400। कार्बन जो इसमें एटम्स है वो इवन नंबर में होते हैं। ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट से बनता है। और ग्रेफाइट किससे बनता है? कार्बन से ही तो बनता है। इसके यूजेस अगर हम देखते हैं तो वो है सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, ल्यूब्रिकेंट एंड कैटलिस्ट। ठीक है। ल्यूब्रिकेंट एंड कैटलिस्ट तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ग्रेफाइट भी ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी है। एक्स्ट्रा आपको याद रखनी है ये 2 चीज़ें, सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर्स। ठीक है जी। आगे चलते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट की बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन, सो यू मस्ट रिमेंबर इट। देखेंगे डायमंड क्या होता है, ट्रांसपेरेंट है, हार्ड है, तो सबको ही पता है। ग्रेफाइट ऑन दी अदर हैंड, ये जो पेंसिल की ये जो मेरी टिप है ये क्या है? ग्रेफाइट ही तो है। कैसी है? ये ब्लैक है, ओपेक है ना। सो इट इज़ ओपेक, ब्लैक। प्लस जो डायमंड है उसका 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D माने कि देखो ये डायमंड का स्ट्रक्चर है नीचे वाला, ये 3D स्ट्रक्चर है। तुम देख सकते हो यहाँ पे, अगर इसका विजुअलाइजेशन तुम देखोगे तो ये 3D स्ट्रक्चर है ना।
प्लस यहाँ पे हर एक कार्बन जो है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, कौन सा कार्बन ले हम, ये वाला कार्बन ले लो, तो हर एक कार्बन जो है ना वो 4 कार्बन से कनेक्टेड है। देखो ये एक कार्बन हो गया, 2 3, 1 2 3 4, तो हर एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो ना, ये कार्बन है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, तो 4 हो गए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा 2D टाइप का स्ट्रक्चर है, और ये जो तुम लाइंस देख रहे हो ना, ये वीक वंडरवॉल फोर्स की को शो करता है बिटवीन द लेयर्स। 2D स्ट्रक्चर है ना, लेंथ एंड ब्रेड्थ ही है इसमें, 2D स्ट्रक्चर है, और ये लाइंस का रिप्रेजेंट करती है, वीक वंडरवॉल फोर्स को शो कर रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा फिगर को तुम ध्यान में रख लेना, क्योंकि बहुत सी बार फिगर भी एग्जाम में दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि किसका फिगर है। तो ग्रेफाइट में लाइंस तुमको क्लियरली दिख रही होंगी, एंड दे आर लाइक समथिंग हेक्सागनल, कुछ इनका स्ट्रक्चर है, तुम देखोगे ढंग से तो देखो ये हेक्सागनल बन रहा है, हेक्सागनल इनका कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलो ये तो बात हुई इनके फिजिकल स्ट्रक्चर की, आगे चलते हैं। डायमंड आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, हीट का भी अच्छा कंडक्टर नहीं है, बट ग्रेफाइट इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। अब ग्रेफाइट की अगर मैं बात करती हूँ तो क्यों है, क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर भी, ये क्यों है अच्छा कंडक्टर, क्योंकि भैया इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, और इसी कारण से इसको हम इलेक्ट्रोड्स की तरह भी यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, स्लाइड ओवर ईच अदर, ये सॉफ्ट है, तुम ऐसे करोगे ना, वैसे मैं तोड़ूंगी नहीं, वरना मैं लिखूंगी किससे, तोड़ दूंगी ना अगर उसको मैं, तो ये एकदम मतलब बिल्कुल भी ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना मेरे को, टूट जाना आसानी से ही, ठीक है। तो सॉफ्ट है, स्लिपरी है, प्लस ये स्लाइड भी करती हैं एक दूसरे के ऊपर, इनकी जो लेयर्स है वो स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सी बार कि कौन सा फॉर्म ऑफ एलोट्रॉफी जो है वो स्लाइड करती हैं उनकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर, एंड रीज़न क्या है, तो यू नो द रीजन एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इसके बाद इसके यूजेस आप देखेंगे तो देखो इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ होता है, पेंसिल में होता है, आर्टिफिशियल डायमंड बनाने में यूज़ होता है। अब आर्टिफिशियल डायमंड बेटा कैसे, किसको कहते हैं, तो आर्टिफिशियल डायमंड ग्रेफाइट से ही बनता है, बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हाई टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा, प्लस कैटलिस्ट जरूरी है। क्या जरूरी है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही ये आर्टिफिशियल डायमंड में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये सॉफ्ट है, स्लिपरी है, तो हम इसको ल्यूब्रिकेंट की तरह भी यूज़ करते हैं फॉर द हीटेड पार्ट्स ऑफ द मशीन्स। डायमंड की बात करते हैं उसके, देखो अब यहाँ पे कोई वीक वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट नहीं होता, इवन ये बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, डू रिमेंबर दिस, है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है ये, फॉर्म ऑफ कार्बन है। आगे चलते हैं। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। चलो उसके बाद यूजर्स की बात करते हैं, तो ये ज्वेलरी बनाने में काम आता है। क्यों आता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो एक अलग ही ब्यूटीफुल शाइनिंग ये देता है। उसके अलावा रॉक्स को ड्रिलिंग करने में यूज़ होता है, ग्लासेस को कट करने में यूज़ होता है। देखो ग्लासेस को कट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, शार्पनेस चाहिए, है ना जी। प्लस सर्जिकल इक्विपमेंट, जब डेलिकेट सर्जरी कर रहे हो तब भी आपको बहुत शार्प इक्विपमेंट्स चाहिए। ड्रिलिंग रॉन्ग के लिए जो टिप होती है उसकी ड्रिलिंग की मशीन की, वो भी बहुत हार्ड शार्प चाहिए, ठीक है। तो वो शार्प एंड हार्डनेस कहाँ से मिलती है, डायमंड से मिलती है, बिकॉज डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसका आंसर क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है ना जी। थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होने के कारण ही इसको हम एज ए ड्रिलिंग रॉक एंड कटिंग ग्लासेस के लिए यूज़ करते हैं, है ना। और सर्जिकल इक्विपमेंट में काफ़ी ज़्यादा शार्प है, तो डेलिकेट ऑर्गन्स का ऑपरेशन करने में बहुत हेल्पफुल होती है। आगे चलते हैं। मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। देखो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन, कार्बन क्या है, अपना नॉन मेटल है। 2 टाइप की बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग होती है एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। देखो जी, ये आपका बहुत ज़्यादा रिपीटेड होने वाला सवाल है कि कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, अनलाइक आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे कि मैं बात करती हूँ कि एग्जाम्पल की NaCl, सबसे बेसिक एग्जाम्पल लूँगी, तो सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन को ज़रूरत है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की, Na को ज़रूरत है अभी 7 और इलेक्ट्रॉन की, तो ये Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो यहाँ पे Na तो लूज़ कर रहा है
क्लोरीन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सो दिस लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली नोन एज द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड्स में वो होता है। अब कोवेलेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। कोवेलेंट कहता है कि भैया अपन भाईचारा करके रहेंगे, मिलके रहेंगे साथ में। मिलके रहेंगे के साथ में का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है, जैसे कि मैंने कहा मैंने एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें H2O का, मैंने यहाँ पे लिख रखा है वैसे तो, देखो मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल देती हूँ H2O का। जैसे मैंने कहा H2, अब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना जी, और एक हाइड्रोजन ये हो गया, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और बीच में हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन बोला भैया मेरे को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरा वाला हाइड्रोजन बोला मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन बोला मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब होता क्या है ना कि ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं ऐसे। इधर से ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि हाइड्रोजन की जो डिमांड थी इलेक्ट्रॉन की वो पूरी हो गई, क्योंकि उसने शेयर कर लिया। एक तो उसके पास ऑलरेडी था, एक उसने शेयर कर लिया। सेम इस वाले हाइड्रोजन ने भी अपनी डिमांड पूरी कर ली। और ऑक्सीजन की क्या डिमांड पूरी हुई कि भैया इसके पास 6 तो ऑलरेडी थे, इसने 2 और शेयर कर लिए, तो हो गए 7 और 8। CH4 यानी कि मीथेन की बात करते हैं, तो बेटा कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और इधर हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन बोलता है कि भैया मेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन बोलता है भैया मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन और कार्बन क्या बोलते हैं, भैया अपन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, अपन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे इस वाले इसको मैं ऐसे बना देती हूँ ना, तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन की जो डिमांड थी वो पूरी हो गई, और कार्बन की भी एक और डिमांड पूरी हो गई। 5 हो गए कार्बन के पास। ये और ये भी शेयर कर लेते हैं कि भैया आज अपन भी शेयर कर लेते हैं, इधर ये और ये भी शेयर कर लेते हैं, ये और ये भी शेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तो हाइड्रोजन शेयर करे और कार्बन इस तरह से शेयर कर लेता है। समझ में आई? आगे चलते हैं, Cl2 की बात करते हैं। तो बड़ा क्लोरीन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। इधर क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्लोरीन बोलता है क्या कि भैया आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो क्लोरीन भी क्या बोलता है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या बोलते हैं, लिहाजा अपन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि भैया मेरे पास 7 है तो मैंने तेरा एक शेयर कर लिया, 8 हो गया। मेरे पास 7 है, मैंने तेरा एक शेयर कर लिया, 8 हो गया। HCl की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो अब हाइड्रोजन बोलता है कि भैया मेरे को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लिहाजा शेयर कर लेते हैं। इधर क्लोरीन बोलता है कि भैया मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लिहाजा शेयर कर लेते हैं। आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं।